स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल फ्रॉम मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल। कल हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक रह गया था। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन या तो टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा या फिर टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा। तो अगर जैसे एक एग्जांपल लिया था हमने जिंक में जब हम H2SO4 मिलाएंगे तब आप बीकर को चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, आपको टेम्परेचर यहाँ पर क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। मतलब ये बीकर नीचे से हल्का हल्का गर्म मिलेगा। तो जब आपको किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज मिलता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हीट रिलीज कर रहा है। मीन्स जब हीट रिलीज हो या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो किसी भी रिएक्शन में तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्दर अगर आपको किसी में रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज मिले, टेम्परेचर कम मिले तो उस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड या फिर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। And endothermic reaction are those reaction in which temperature is decreased और हमें यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, हीट एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी। मीन्स यहाँ पर तो हीट क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, और यहाँ पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एग्जाम्पल लोगे आप, जैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है बैरियम हाइड्रोक्साइड। बैरियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप अमोनियम क्लोराइड मिलाओ और फिर आप बीकर का टेम्परेचर चेक करो तो आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। मीन्स जिस रिएक्शन में टेम्परेचर कम मिलेगा उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। 5 कैरेक्टरिस्टिक थे बेटा। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मींस जब आपके रिएक्शन में क्या हो, सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन। सेकंड है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस, मींस जिस रिएक्शन में आपकी गैस रिलीज हो रही हो। थर्ड था चेंज इन स्टेट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो प्रोडक्ट या तो लिक्विड स्टेट में होगा या फिर गैसियस स्टेट में होगा। फर्दर बात करते हैं हम चेंज इन कलर, मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। लास्ट था चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में हमने 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ी, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। जिनका टेम्परेचर बड़ा हो और हीट रिलीज करे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। और जिन रिएक्शन या फिर जो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करें और उनका टेम्परेचर कम हो रहा हो तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन। हम देख चुके थे केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मीन्स अगर आप रिएक्शन को, एक तो जैसे मैं बोलूं कि हमने जिंक लिया
और फिर उसको जैसे बेटा मैं लिखते हैं, हम लिखते हैं जैसे we take a zinc granule and add H2SO4। एक तो हम रिएक्शन को लिखते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, या फिर मैं लिखूं इसको इस तरीके से, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को मैंने कल भी बताया था, क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक तो बेटा हम लिखें स्टेटमेंट की फॉर्म में, या फिर हम लिखें इसको वर्ड की फॉर्म में। अगर मैं इसी रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिख दूं, जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और क्या देगा हमें ये ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एरो का साइन शो कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर रिएक्शन के मेथड देखो, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक वर्ड की फॉर्म में और एक सिंबल की फॉर्म में। तो जब हम किसी भी रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फिर से सुनो, जब हम किसी भी रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में इस तरीके से सिंबल्स या फिर फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम, केमिकल इक्वेशन। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। जैसे आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, मतलब ये तो मैंने दी स्टेटमेंट की फॉर्म। अगर मैं वर्ड की फॉर्म में लिखूं तो आयरन वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया, फेरिक ऑक्साइड। अगर इसी रिएक्शन को मैं सिंबल्स की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe2O3, मतलब इस टाइम पे ये रिएक्शन क्या होगी, हमारी केमिकल इक्वेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन। मतलब जब कोई भी रिएक्शन सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बात करेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट हम करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होगी जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड एलिमेंट्स के एटम का नंबर, फिर से सुनो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड एलिमेंट्स के एटम का नंबर बराबर हो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड एलिमेंट्स के एटम का नंबर बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2 गैस। यहाँ पर चेक करते हैं, पहले तो देखेंगे हम कौन कौन से एलिमेंट हैं। जिंक प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर, सल्फर भी और ऑक्सीजन भी।
अब हम काउंट करेंगे रिएक्टेंट में इनका नंबर कितना है और प्रोडक्ट में इनका नंबर कितना है। तो जिंक देखिए, रिएक्टेंट में भी एक है और प्रोडक्ट में भी एक है, 1 और 1। फिर हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में देखिए 2 है और प्रोडक्ट में भी क्या है, 2 है। फिर देखिए सल्फर, रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर कितना है, 4 रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड भी कितना है, 4। तो जब दोनों तरफ एलिमेंट के एटम का नंबर बराबर हो तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड एलिमेंट्स के एटम का नंबर बराबर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Unbalanced chemical equation. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि एलिमेंट्स के एटम का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड बराबर नहीं होता है। जैसे KClO3 gives KCl plus O2। क्या है, KClO3 gives KCl plus O2। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट हैं, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट की साइड इनका नंबर देखो और प्रोडक्ट की साइड, रिएक्टेंट की साइड पोटेशियम का नंबर 1 और प्रोडक्ट की साइड भी 1। क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर रिएक्टेंट की साइड 1 और प्रोडक्ट की साइड भी 1। ऑक्सीजन का नंबर रिएक्टेंट की साइड 3 और प्रोडक्ट की साइड देखो 2। मतलब यहाँ पर सारे एलिमेंट्स के एटम का नंबर बराबर नहीं है, सिर्फ पोटेशियम और क्लोरीन का तो बराबर है बट ऑक्सीजन का क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट्स के एटम का नंबर अलग अलग हो जाए तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कि हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की जरूरत क्यों है। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। देखिए हम बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सकें। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ कर सकें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास, total mass of the reactant is equal to the total mass of product। देखिए according to this law total mass of reactant, total mass of reactant is equal to total mass of product। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का है टोटल, उतना ही मास का प्रोडक्ट बन गया। जैसे मैंने रिएक्टेंट अगर 1 किलो
किलोग्राम लिया है तो इससे जो प्रोडक्ट बना है उसका भी मास कितना 1 kg ही है। अगर मैंने 3.5 kg रिएक्टेंट लिया है और प्रोडक्ट भी कितना बनेगा 3.5 kg ही बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 2 रिएक्टेंट ले लूं, एक का वेट है 2 kg और दूसरे का भी 2 kg है, तो प्रोडक्ट 4 kg ही बनना चाहिए। मतलब यहाँ पे टोटल वेट 4 kg और प्रोडक्ट का भी वेट कितना 4 kg। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में टोटल मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करेंगे तो दोनों तरफ एटम्स का नंबर बराबर हो जाएगा। एटम्स का नंबर बराबर हो जाएगा तो दोनों तरफ टोटल मास रिएक्टेंट का भी बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट के। तो रिएक्टेंट का टोटल मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का टोटल मास। जैसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमने लिया था KCl प्लस O2, यहाँ पर ऑक्सीजन एक ज्यादा है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट का टोटल मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट के टोटल मास के। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट का टोटल मास ज्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट के टोटल मास के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक नंबर ज्यादा है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो कल हम सीखेंगे कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।